एक समय की बात है। तारानगर नाम के एक छोटे से गांव में बृजमोहन चौधरी नाम के जमींदार रहा करते थे। उन्हें खेती बाड़ी के साथ साथ बागबानी से भी बड़ा लगाव था। उन्होंने खेत के एक चौर पर विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों की बाग बना रखी थी। फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। बृजमोहन जी के परिवार में उनका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। छुट्टियों में बेटा और बहू मिलने आया करते। बृजमोहन जी के यहाँ अपनी बाग का विशेष ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक नौकर रखा था जिसका नाम सुखीराम था। सुखीराम के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। घर के हालात बहुत तंग थे। सुखीराम का मासिक वेतन बहुत कम था और अपना वेतन बढ़ाने के लिए उसने बृजमोहन जी से निवेदन भी किया था, परंतु वो इसके खिलाफ थे। उन्हें यह लगता था कि मैं जितना वेतन देता हूँ उसके हिसाब से काफी है। सुखीराम मजबूर था। लगा हुआ काम छोड़कर वो नया काम नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वहाँ समझौता करते हुए अपना जीवन जी रहा था। मालिक के नजरों से बचके खेती बाड़ी और बाग से कुछ फल सब्जियों पे हाथ साफ कर बाजार में बेच आता। इस तरह उसकी ऊपरी कमाई हो जाती और उसका काम भी निकल जाता। एक बार छुट्टियों में उनका बेटा और बहू घर आते हैं। बृजमोहन जी ने उनके लिए आम की दावत रखी। उनके बगीचे में दशहरी आम के बहुत फल लगे हुए थे। बृजमोहन जी को उन फलों की प्रशंसा अपने बेटे और बहू के मुंह से सुनना चाहते थे। शाम के समय चालकदमी करने के लिए निकल पड़े, परंतु बाग में पहुंचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पेड़ों पे अधिकतम दशहरी आम गायब थे। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, आज ही तो मैंने यह पेड़ आमों से लदा हुआ देखा था और अभी देखता हूँ तो गिनती के आम ही बचे हुए हैं। जरूर ये सुखीराम का ही काम होगा। आज मिले तो सही, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। पिताजी, इतने परेशान ना होइए। आजकल हर जगह नौकरों का यही हाल है। इनकी फितरत ही ऐसी होती है। दशहरी आम ना सही, दूसरे फल है ना, हम उनमें ही संतोष कर लेंगे। हाँ बेटा, सारा बाग फलों से भरा हुआ पड़ा है, जो चाहे ले लो। बृजमोहन जी अपने बेटे के सामने बड़ा लज्जित महसूस कर रहे थे। सुखीराम जब दूसरे गांव से वापस आया, वो बड़ी ही सतर्कता से बाग में आने लगा, परंतु बृजमोहन जी पहले से ही पीछे हाथ किए उसका इंतजार कर रहे थे। सुखीराम समझ गया कि अपनी चोरी पकड़ी गई। वह जानबूझकर देर से आया था। उसे लगा मालिक का बेटा आया है तो वो घर पर ही व्यस्त रहेंगे। मैं चुपचाप अपनी झोपड़ी में जाकर बैठ जाऊंगा और मुझे कोई उत्तर देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। बृजमोहन जी ने सुखीराम को बड़ी तेज आवाज में अपने पास बुलाया और कहा, सुखीराम, ये बताओ, दशहरी आम के पेड़ में इतने सारे आम थे, अभी देखता हूँ तो एकदम गिनती के आम रह गए हैं। कहाँ गए सब आम? मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो अभी अभी गांव से लौटा हूँ। क्या पता मेरे आने से पहले किसी ने चुरा लिए हो। सच सच बताओ सुखीराम। सच कह रहा हूँ मालिक, इतने सारे नौकर चाकर हैं, क्या पता किसने तोड़ लिए हो। सुखीराम, मुझे तो तुम पर ही संदेह हो रहा है। साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम्हें इसका उचित दंड मिलेगा। सुखीराम केवल चोरी के डर से ही नहीं बल्कि अपमान से भी बचना चाहता था। वो अपराधी बनकर छूट जाने से अच्छा निर्दोष बनकर दंड भुगतना बेहतर समझता था। और फिर सुखीराम कहता है, मालिक, इतने दिनों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, एक चीज भी मैंने इधर से उधर नहीं की। सुखीराम, क्या तुम कसम खा सकते हो? कसम से मालिक, मैंने आमों को छुआ तक नहीं। मुझे तुम्हारे कसम पर विश्वास नहीं है।
तुम अपनी बीवी और बच्चों की कसम खाओ। यह सुनकर सुखीराम के पास कोई जवाब नहीं रहता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकता, इस डर से कि उसके बीवी और बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्या हुआ सुखीराम, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया? मालिक, मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा। इतने दिनों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रात दिन आपके लिए काम करता हूँ। बच्चे फलों के लिए रो रहे थे मालिक, तो कहाँ से लाता, इसलिए सोचा बाग से थोड़े से आम ले जाऊँ। इस बार मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बृजमोहन जी इतने दयालु और उदार मन के नहीं थे। उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उसकी आधे महीने की मजदूरी नहीं दी और उसे काम से निकाल दिया। ऐसे दिन गुजरते गए और कुछ महीनों के बाद बृजमोहन जी पास के गांव में अपने मित्र ओम प्रकाश जी के बाग की सैर करने निकले। ओम प्रकाश जी को भी बाग से लगाव था। वो बड़े ही सरल स्वभाव और मन के उदार थे, किसी भी ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते थे और अगर कोई व्यक्ति आपस में किसी प्रकार का भेदभाव करे, ये उन्हें पसंद नहीं था और यही संस्कार उन्होंने अपने बेटी वीना को भी दिए थे। वीना जो शहर से कृषि विज्ञान का अध्ययन करके आई थी और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करने में इच्छुक थी। बृजमोहन जी जैसे ही बगीचे में पहुँचे, उन्हें बाग में पेड़ों को पानी देता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया और वो सुखीराम था। ओम प्रकाश और उनकी बेटी वीना बाग में ही थे। बृजमोहन जी को देखकर ओम प्रकाश जी उनका अभिवादन करते हैं। आओ आओ बृजमोहन, बेटी वीना, ये हमारे बहुत पुराने मित्र बृजमोहन हैं। पास ही के गांव में ये भी खेती बाड़ी और बागबानी करते हैं। बृजमोहन, हमारी बिटिया को भी खेती बाड़ी और बागबानी में बहुत रुचि है और कृषि विज्ञान में उसने शहर से पढ़ाई भी की है और वीना ही हमारी खेती और बागबानी संभालती हैं। अरे वाह बिटिया, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। नहीं तो आजकल की पीढ़ी के बच्चे इन सब बातों में कहाँ रुचि रखते हैं। अच्छा बृजमोहन, तुम बिटिया से चर्चा करो, मैं बाग का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। अच्छा बिटिया, ये बताओ, ये आदमी जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है कितने दिनों से है? चाचा जी, यही कोई 9-10 महीने हो गए। बिटिया, ये आदमी मेरे यहाँ माली का काम करता था। ये हमेशा छुपकर फसलों सब्जियों पर हाथ साफ करता और बाजार में बेच आता। ये बड़ा ही दगाबाज और चतुर आदमी है, इसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। जरा ध्यान रखा करो बेटिया। जी नहीं चाचा जी, बिल्कुल नहीं। इसने यहाँ कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ये तो यहाँ बहुत मन लगाकर काम करता है। दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता और बाजार में भी फलों की बिक्री के लिए वही जाता है और एक पैसे का हिसाब इधर से उधर नहीं होता। बिटिया, यही तो इनकी चतुराई है, कब कहाँ बेईमानी करे और हमें पता भी ना चले। चाचा जी, यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं, सबको उचित वेतन मिलता है और सब खुश है। जरूर नहीं कि हर बार कोई बेईमानी और चोरी जानबूझकर करे। कई बार व्यक्ति की मजबूरी और हालत उनसे ये सब करती है और हम ये सब कभी समझ नहीं पाते। मजदूरों के काम से हम सब मोटी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को हम कभी समझ नहीं पाते। वो अपना निजी जीवन, घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, क्या परेशानियां उठाते हैं, इसका विचार हम कभी नहीं करते। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे लिए काम करते हैं उनकी जरूरतें हम समझे और उन्हें सम्मान भी दे। इस तरह वो चोरी और बेईमानी नहीं करेंगे। वीना की यह बात सुनकर बृजमोहन जी स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुखीराम वहाँ बृजमोहन जी के लिए
कुछ सब्जियां और फल एक टोकरी में सजाकर उन्हें सामने रख देता है और बृजमोहन जी बहुत ही पश्चाताप की नजरों से उसकी ओर देखकर उसका हालचाल पूछते हैं। सुखीराम भी उनका हालचाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। उतने में ओम प्रकाश जी वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रिजमोहन, हो गई बिटिया से वार्तालाप? ओम प्रकाश, तुमने अपनी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतने कम उम्र में इतनी समझदारी। मैं उससे उम्र में इतना बुजुर्ग होने के बावजूद आज खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज बिटिया ने मेरी आंखें खोल दी। और फिर बृजमोहन जी सबको नमस्ते करके अपनी गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एक बार की बात है, वृंदावन सोसाइटी में मिस्टर अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और एकलौता बेटा कुणाल उनके साथ रहता था। कुणाल ने हाल ही अपनी 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया था। कुणाल पढ़ाई में काफी होशियार था। मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल ने कुणाल को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। 12वीं पास करने के बाद उसने BCA करने का निश्चय किया। शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में अपना नाम दाखिल कर लिया। इस तरह कुणाल की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। उसकी कॉलेज में ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते। उन लड़कों में कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनका ध्यान पढ़ाई में कम और घूमने फिरने और आवारागर्दी करने में ज्यादा था। ऐसे ही कुछ लड़कों से कुणाल की दोस्ती हो गई। अब अक्सर वो उन आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता। ये सब चीजें कुणाल को बहुत आकर्षित कर रही थी और दिन ब दिन वो इसमें फंसा जा रहा था। उसे इन चीजों में बड़ा मजा आने लगा था और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर कम हो रहा था। कुणाल के दोस्त अक्सर उसे कहा करते, अरे यार कुणाल, अभी से पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है। यही दिन तो है मज़े करने के। हमारे साथ ऐश कर ले। पता नहीं बाद में तुम्हें ऐसा एंजॉयमेंट करने को मिले ना मिले। अभी जितना चाहे ज़िंदगी के मज़े ले लो। ऐसा कहकर कुणाल के दोस्त उसे हर चीज में अपने साथ शामिल कर लेते। देर रात तक घूमना फिरना, उनके साथ पार्टियां करना, रात को देर से घर पहुंचना, ये सब अब आम हो गया था। कुणाल के स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका था। इस बारे में सोसाइटी के लोग भी मिस्टर अग्रवाल को कई बार टोक चुके थे। कुणाल के इस रवैये से माता पिता काफी परेशान थे और ऐसे ही कुणाल देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस आया तो देखा कि मिस्टर अग्रवाल दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। कुणाल, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। और 1-2 घंटे लेट आते तो सुबह ही हो जाती। इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? पिताजी, क्या आपने भी आते बराबर लेक्चर देना शुरू कर दिया? अच्छा, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ और ये तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? रात रात भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, इधर उधर घूमना, पार्टियाँ करना, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूँ। कुणाल, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा है। अब तो सोसाइटी के लोग भी मुझे टोकने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे समाज में उठने बैठने लायक नहीं रखोगे। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने ही तो गया था और उनके साथ छोटी मोटी पार्टी ही तो की है। क्या दूसरे घरों के लड़के ऐसा नहीं करते? और ये समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। लगता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली है। चलो, आज बाप होने के नाते मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, आज तो तुम्हें बड़े सुहावने लग रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम इन्हें ही कोसोगे। इनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा वर्तमान ही
हमारा भविष्य तय करता है। आज मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही जाया मत होने दो। लेकिन पिताजी, वो मेरे दोस्त है और हर किसी के जीवन में दोस्त तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा, लेकिन सिर्फ दोस्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे दोस्त होना। तुम जिन्हें अपना दोस्त समझ बैठे हो वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और मुसीबत आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। बेटा, दोस्त बनाना है तो अपने करियर को दोस्त बनाओ जो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा और तुम्हें ऊंचे मकाम तक ले जाएगा। इसलिए कहता हूँ, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मन लगाकर पढ़ो और जीवन में सफल हो जाओ। उसके बाद जिंदगी के सही मायनों में मज़े ले पाओगे। चलो, बहुत रात हो चुकी है, अभी जाके सो जाओ। पिताजी की बातें सुनकर कुणाल निरुत्तर सा हो गया। अगले दिन सुबह उठकर मिस्टर अग्रवाल अपने पत्नी से कहते हैं, अरे ओ कुणाल की माँ, जरा सुनती हो? कुणाल की दादी ने कल सबको गांव बुलाया है। हमारे लिए उन्होंने कुछ पूजा का आयोजन किया है और कुणाल को भी खास तौर पर लाने को कहा है। हमें वहाँ रात को रुकना होगा, दूसरे दिन शाम को लौट आएंगे। लेकिन कुणाल सबके साथ जाने में कोई रुचि नहीं दिखाता और मना कर देता है। दोपहर को मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मिस्टर अग्रवाल कुणाल से कहते हैं, कुणाल, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम घर का ख्याल रखना। तुम घर पे अकेले होगे, लेकिन ध्यान रहे अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत निकल जाना, घर पर ही रुकना। ऐसी हिदायत देकर मिस्टर अग्रवाल गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। कुणाल घर पर अकेले होने की सूचना अपने मित्रों को देता है और सभी मित्र मिलकर रात को पार्टी करने का प्लान करते हैं, परंतु घर पर पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने सख्त हिदायत देकर जाते हैं और हो सकता है कि कोई पड़ोसी पार्टी के बारे में पिताजी को बता दे और फिर ये तय होता है कि सब मिलकर हाईवे पर निकलेंगे और किसी ढाबे में जाकर पार्टी करेंगे। तय समय पर कुणाल की सब मित्र मंडली उसके घर पहुंच जाती है। कुणाल अपनी जेब खर्चे के मिले हुए पैसे साथ लेकर सभी दोस्तों के साथ चल देता है। कुणाल बेफिक्र होकर उसके दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती करता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके साथ एक घटना घटती है। कुणाल और उसके दोस्तों को कुछ बदमाश रास्ते में रोक लेते हैं। लूट के इरादे से उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन कुणाल के दोस्त किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकलते हैं। लेकिन कुणाल भाग नहीं पाता और बदमाश कुणाल की बहुत पिटाई करते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। कुणाल के कपड़े भी फट जाते हैं। जोरदार पिटाई के बाद कुणाल बेहोश हो जाता है। बदमाश उसे सड़क के किनारे वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह होने पर उसे होश आता है और उसे ध्यान आता है कि माँ पिताजी के पहुँचने से पहले उसे घर पहुँचना होगा और वो जैसे तैसे वहाँ से उठता है। घर पहुँचने के लिए उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता। अब किसी से मदद मांगने के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता। कुणाल सबसे मदद की गुहार लगाता है, अपनी आप बीती सुनाता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। सबको लगता है कि पैसे मांगने के लिए उसने ऐसा हुलिया बनाया है और झूठी कहानी बता रहा है। चलते चलते वो एक बड़ी सी दुकान के पास पहुंचता है और देखता है कि दुकान के मालिक दुकान में बैठे हुए हैं। कुणाल अपनी सारी कहानी उनसे कहता है। उसकी व्यथा सुनकर मालिक उसे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और मैं तुम्हारी घर जाने के लिए मदद भी करूँगा, परंतु उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज मेरे नौकर दुकान पर नहीं आए हैं और अभी अभी ये छोटी गाड़ी में लाद के दुकान में भरने के लिए सामान आया है। ये सारा सामान तुम दुकान में रखवा दो तो मैं इसका तुम्हें 150 रुपये दूंगा और तुम आराम से घर जा पाओगे। बदमाशों के हाथों से पीटने के बाद उसका शरीर जवाब दे चला था, परंतु घर जाने की खुशी के कारण वो काम करने के लिए राजी हो गया
और एक एक करके सारा सामान दुकान में रखवा दिया। दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे पैसे दे दिए। उनका धन्यवाद करके वो सीधा बस पकड़कर अपने शहर आ गया। नहा धोकर खुद को ठीक ठाक कर लिया और माँ पिताजी के आने का इंतजार करने लगा। शाम तक माँ पिताजी घर पहुँच गए। कुणाल एकदम चुपचाप था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मिस्टर अग्रवाल जब सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि कुणाल के कमरे की बत्ती जल रही है। उन्हें लगा कि वो बत्ती बुझाना भूल गया और वैसे ही सो गया और वो उसके कमरे के पास में पहुँचे और देखकर दंग रह गए। कुणाल बहुत एकाग्र होकर पढ़ने में लगा हुआ था। तभी मिस्टर अग्रवाल ने उससे कहा, कुणाल बेटा, तुम्हें नींद नहीं आई? रात भर जागते रहे? अब तक नींद में ही था पिताजी, लेकिन अब जाग चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।